केवल ये आज लास्ट क्लास होगा इसका। इसमें हम लोग लास्ट टॉपिक देखेंगे। कल हम लोग जो पिछले क्लास में मेंडलीफ का जो पीरियोडिक टेबल था वो देख लिए थे। उससे पहले मोजरे साहब का जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल था वो भी देख लिए थे। आज हम लोग चलेंगे न्यूलैंड साहब का और डॉबरिनर साहब का। इस दोनों के बारे में हम लोग चलते हैं कि भाई उनका जो पीरियोडिक टेबल था वो किस तरह का था। न्यूलैंड के बारे में आप सीख लिए थे कि उसमें उनके पीरियोडिक टेबल में कितने पीरियड्स होते हैं, कितने ग्रुप होते हैं। न्यूलैंड के समय में कितने एलिमेंट का डिस्कवरी हो चुका था लगभग जानते हैं आप? 63 एलिमेंट का, 63 जो तत्व है उनका डिस्कवरी हो चुका था मेंडलीफ के समय में। आज हम लोग न्यूलैंड डॉबरिनर के बारे में चलते हैं। तो चलते हैं पहले न्यूलैंड साहब जो आवर्त सारणी दिए थे और वो जो लॉ दिए थे उसके बारे में चलते हैं। उनके लॉ को अष्टक का नियम कहा जाता है, लॉ ऑफ ऑक्टेव कहा जाता है। न्यूलैंड साहब जो लॉ दिए उसको हम लोग लॉ ऑफ ऑक्टेव, हिंदी में अष्टक का नियम कहते हैं। आखिर अष्टक का नियम क्यों पड़ा उसका नाम, लॉ ऑफ ऑक्टेव क्यों बोलते हैं? तो बहुत ईजी है, सुनिए। उन्होंने क्या किया कि तत्वों को बढ़ते हुए परमाणु भार के आधार पर, क्योंकि आप तो जानते हैं कि परमाणु संख्या का डिस्कवरी पहले हुआ ही नहीं था, मोजरे साहब उसका डिस्कवरी किए थे, ये तो हम बता चुके हैं आपको। तो पहले परमाणु भार का ही नॉलेज था सबको, तो परमाणु भार के आधार पर ही सारे साइंटिस्टों ने अरेंज किया। जब परमाणु संख्या का डिस्कवरी हुआ था तब मोजरे साहब ऑन द बेसिस ऑफ इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक नंबर के बेसिस पे अरेंज किए थे, तो आप पढ़ चुके हैं। तो परमाणु भार का नॉलेज था सबको, तो उन्होंने भी, न्यूलैंड साहब भी क्या किए कि बढ़ते हुए परमाणु भार के आधार पर तत्वों को सजाया, अरेंज किए। तो उन्होंने देखा कि प्रत्येक 8वां तत्व जब हम लोग अरेंज करेंगे तो प्रत्येक 8वां तत्व जो था वो पहले वाले तत्व के गुणों की ही पुनरावृत्ति करता था। यानी जैसे हिंदुस्तानी संगीत में नोट जो होते हैं सारे गामा पाधा निसा, तो पहला वाला जो है नोट वो सा होता है और 8वां नोट जो है वो भी सा होता है। तो जिस तरह से 8वां नोट पहले नोट को ही रिपीट कर रहा है, ये भी सा वो भी सा, उसी तरह से तत्वों को जब बढ़ते हुए परमाणु भार के आधार पर उन्होंने सजाया तो उन्होंने देखा कि प्रत्येक 8वां एलिमेंट, 8th एलिमेंट, 8वां तत्व पहले तत्व के गुण को ही रिपीट कर रहा है, उसके गुणों की ही पुनरावृत्ति कर रहा है, इसलिए इसका नाम पड़ गया अष्टक का नियम। अब देखिए उनके ये जो नियम है उनमें कुछ त्रुटियां भी थे, उन त्रुटियों को भी हम लोग देख लेते हैं। सबसे पहला त्रुटि क्या था कि न्यूलैंड साहब बोले कि इस नेचर में, इस प्रकृति में मात्र 56 एलिमेंट्स ही हैं, मात्र 56 एलिमेंट ही हैं, 56 तत्व ही हैं। और चूंकि नेचर में इतने तत्व ही होते हैं उन्होंने कहा था, इसलिए फ्यूचर में, भविष्य में किसी और तत्व की खोज नहीं की जा सके, क्योंकि इतना ही तत्व ही होता है, तो भाई फ्यूचर में और आप तत्व की खोज कैसे कर सकते हैं? तो उन्होंने ये क्लियर कर दिया था कि इस प्रकृति में मात्र 56 तत्व ही होते हैं, 56 एलिमेंट ही होते हैं और भविष्य में किसी अन्य तत्व की खोज नहीं की जा सकेगी। लेकिन जैसे उन्होंने ये अपना स्टेटमेंट दिया तो और जो साइंटिस्ट थे पूरे वर्ल्ड में वो अपना पूरा जोर नए नए तत्वों के खोज में लगा दिए और परिणाम ये निकला कि कुछ ही दिनों के बाद बहुत सारे नए नए तत्वों का खोज हो गया, जिसकी वजह से जो न्यूलैंड साहब थे वो उनका जो ये सिद्धांत था, ये जो थ्योरी था, लॉ, वो फ्लॉप कर गया, क्योंकि उन्होंने कहा दिया था कि भविष्य में और एलिमेंट की डिस्कवरी हो ही नहीं सकेगी, क्योंकि इतने एलिमेंट ही होते हैं। लेकिन ऐसी बात थी नहीं, और भी नए नए एलिमेंट खोज दिए गए। तो ये इनका एक ड्रॉबैक था, त्रुटि था। दूसरा त्रुटि और क्या था कि उन्होंने जब तत्वों को बढ़ते हुए परमाणु भार के आधार पर सजाया तो उनका ये जो थ्योरी था क्या कि प्रत्येक 8वां तत्व पहले तत्व के गुणों की पुनरावृत्ति करता है, वो सिर्फ 40 परमाणु भार वाला तत्व तक ही सीमित के रह गया। यानी 40 परमाणु भार किसका होता है? कैल्शियम का होता है। तो उनका ये जो लॉ था, अष्टक का नियम, वो कैल्शियम तत्व तक ही सिमट के रह गया, क्योंकि उसके बाद का जो तत्व था वो उनके इस लॉ की जो लॉ थ्योरी है उसको फुलफिल वो नहीं करता था।
उसके बाद का तत्व का जो गुण है वो पहले तत्व के गुणों के समान नहीं था, मैच नहीं करता था। तो ये भी इनका त्रुटि हो गया, क्योंकि उन्होंने कह दिया था कि अगर आप तत्वों को बढ़ते हुए परमाणु भार के आधार पर अरेंज करेंगे तो आठवां तत्व जो होगा वो पहले वाले तत्व के गुणों की पुनरावृत्ति करेगा। लेकिन ये सिर्फ कैल्शियम तत्व तक ही सीमित था, उसके बाद का तत्व इस लॉ को फुलफिल नहीं करता था। और भी उनका ड्रॉबैक था कुछ, क्या कि वो क्या किए थे कि कहीं कहीं एक ही स्लॉट मतलब बॉक्स, वो जो हम लोग बॉक्स बनाते हैं ना, तो एक स्लॉट में कहीं कहीं वो क्या किए, दो एलिमेंट को डाल दिए, एक ही स्लॉट में दो एलिमेंट डाल दिए। जैसे कोबाल्ट निकल, वो एक ही स्लॉट में दिया हुआ है, और ये कोबाल्ट और निकल जो है वो जिस वर्ग में है उस वर्ग में फ्लोरीन और ब्रोमीन भी आते हैं। तो आप तो जानते हैं कि क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन ये सब हैलोजन आता है। इसका नेचर कोबाल्ट और निकल से बिल्कुल ही भिन्न है। कोबाल्ट निकल क्या है, मेटल है, धातु है, जबकि क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, फ्लोरीन वो सब क्या होते हैं, नॉन मेटल होते हैं। और आप जानते हैं कि सामान्यतः एक वर्ग में जितने भी तत्व आते हैं उनका नेचर जो है मैच करता है, जैसे फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी बिल्कुल ही मिलता जुलता है। लेकिन यहां पर वो क्या किए कि एक ही वर्ग में कोबाल्ट निकल को भी, क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन को भी रख दिए, जिससे क्या हुआ कि दोनों के गुणों में बहुत जमीन आसमान का अंतर आ गया, जबकि ऐसा होना नहीं चाहिए था। तो ये सभी के सभी उनके त्रुटि थे। तो इस तरह से न्यूलैंड का जो पीरियोडिक मतलब पीरियड है आवर्त सारणी वो अब समाप्त हुआ। अब इस चैप्टर में जो लास्ट बच गया वो है, वैसे नाम लिख देते हैं यहाँ पे, पहला वाला था न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ओक्टेव। न्यूलैंड्स आपका था, हिंदी में इसको क्या बोलते हैं, अष्टक का नियम। ठीक है। अब चलते हम लोग डॉबरिनर साहब के बारे में लिखते हैं। डॉबरिनर्स लॉ ऑफ ट्राइड। इसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं त्रिक का नियम। ठीक है, ट्राइड मतलब था तीन का ग्रुप, इसे इसको त्रिक का नियम बोलते हम लोग। तो त्रिक का नियम किसने दिया था, कभी कभी डायरेक्ट ऐसे भी क्वेश्चन पूछता है कि भाई बताइए कि त्रिक का नियम किसने दिया था, तो डॉबरिनर ने दिया था। अष्टक का नियम किसने दिया था, न्यूलैंड साहब ने दिया था। कभी कभी ऐसा ही पूछ देता है क्वेश्चन कि भाई किसके अनुसार तत्वों को यदि बढ़ते हुए परमाणु भार के आधार पर सजाया जाए तो प्रत्येक आठवां तत्व पहले तत्व के गुणों की पुनरावृत्ति करता है। ऑप्शन रहेगा न्यूलैंड, डॉबरिनर, मेंडलीफ, मोजले, तो क्या होगा, न्यूलैंड होगा। तो इस तरह से भी क्वेश्चन डायरेक्ट थ्योरी पे बेस्ड रहता है, उसको आप कर लेंगे। तो चलते हैं लोग डॉबरिनर साहब का लॉ ऑफ ट्राइड्स, त्रिक का नियम। डॉबरिनर साहब बोले थे कि यदि तत्वों को बढ़ते हुए परमाणु भार के आधार पर तीन के ग्रुप में सजाया जाए, सिर्फ तीन तीन के ग्रुप में, तो बीच वाले तत्व का जो परमाणु भार होगा वो अपने अगले और पिछले तत्व के परमाणु भार के अर्थमेटिक मीन यानी औसत के बराबर होगा। देखते हैं, जैसे एक एग्जांपल लेते हैं हम लोग, लिथियम, सोडियम और पोटेशियम का। तो ये जो लिथियम, सोडियम, पोटेशियम है, देखते हैं इसमें लिथियम इस साइड में, पोटेशियम लास्ट में और सोडियम बीच में आता है। देखते हैं कि भाई त्रिक के नियम के अनुसार बीच वाला तत्व जो सोडियम है उसका परमाणु भार अपने अगले और पिछले तत्व के परमाणु भार के औसत के बराबर आता है ही नहीं। तो लिथियम का परमाणु भार कितना होता है, 6.9 करके होता है, लेकिन इसको हम लोग राउंड ऑफ करके 7 मानते हैं। और पोटेशियम का 39 होता है। अब दोनों का एवरेज निकालते हैं हम लोग, औसत। एवरेज जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, कैसे निकालेंगे, तो 7 + 39 अब बाई 2, यही एवरेज निकलता है ना, जो जोड़ के 2 से डिवाइड कर देंगे।
तो 7 और 39 को ऐड करेंगे आप तो होगा 46/2, काट देंगे 23 आएगा। यानी सोडियम का जो परमाणु भार होता है वो 23 होता है, वो आप जानते हैं। तो इस तरह से हम लोग देख रहे हैं कि बीच वाले तत्व का परमाणु भार जो है वो अपने अगले और पिछले तत्व के परमाणु भार के एवरेज के बराबर, यानी औसत जो है जिसको अर्थमेटिक मीन बोलते हैं इंग्लिश में, उसके बराबर हो रहा है। तो यही था डॉबलिनर का नियम। क्या था कि यदि तत्वों को बढ़ते हुए परमाणु भार के आधार पर, देखिए 7, 23, 39 हुआ ना, बढ़ता हुआ परमाणु भार हुआ। तो यदि तत्वों को बढ़ते हुए परमाणु भार के आधार पर 3 के ग्रुप में सजाया जाए, 3 का ग्रुप है 1, 2, 3 दिया, तो बीच वाले तत्व का परमाणु भार अपने अगले और पिछले तत्व के परमाणु भार के अर्थमेटिक मीन के बराबर होगा। तो आप देख रहे हैं कि किस तरह से लिथियम का परमाणु भार 7 था, पोटेशियम का 39 था, दोनों का एवरेज निकालिए तो 23 हुआ, यानी सोडियम का परमाणु भार 23, और ये होता भी आप भी जानते हैं। तो इस तरह से ये डॉबलिनर साहब का जो लॉ ऑफ ट्रैक था वो कंप्लीट हुआ। लेकिन इनका ड्रॉबैक क्या था? इनका सबसे बड़ा ड्रॉबैक ये था कि वो इस तरह का सिर्फ 3 ही त्रिक दे सके, यानी ये जो 3-3 का ग्रुप जो देख रहे हैं आप, वो सिर्फ 3 ही त्रिक, यानी ये 3 का ग्रुप सिर्फ 3 बार ही बना सके वो, और जो तत्व था वो उनके इस लॉ की पुष्टि नहीं करता था, उसको फुलफिल नहीं करता था। तो क्वेश्चन ये भी आता है कि वो जो 3 त्रिक था, निम्नलिखित में कौन सा त्रिक है या निम्नलिखित में कौन सा त्रिक नहीं है? ठीक है, तो एक तो त्रिक ये हो गया लिथियम सोडियम पोटेशियम का। दूसरा त्रिक क्या था? दूसरा त्रिक था आपका कैल्शियम, स्ट्रोंशियम और बेरियम का। ये देखिए ये भी त्रिक हो गया। इसको भी अगर आप इस तरह से अरेंज करेंगे, बढ़ते हुए परमाणु भार के आधार पर सजाया हुआ ही है ऑलरेडी, इसको सजाएंगे और अर्थमेटिक मीन निकालेंगे और औसत, तो स्ट्रोंशियम का जो परमाणु भार होगा वो कैल्शियम और बेरियम के परमाणु भार के औसत के बराबर होगा। और तीसरा जो था वो था क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन का। क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। तो ये 3 त्रिक हो गए, एक लिथियम सोडियम पोटेशियम का, दूसरा कैल्शियम स्ट्रोंशियम बेरियम का, और तीसरा क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन का। तो यही 3 त्रिक वो दे सके। क्वेश्चन पूछ सकता है कि निम्नलिखित में से कौन सा त्रिक है? ऑप्शन रहेगा 4 तो उसमें से एक तो सही रहेगा, या निम्नलिखित में से कौन सा त्रिक नहीं, उसमें ये तीनों ऑप्शन रहेगा, एक तो अलग रहेगा, तो उसको आप ऑप्शन में डालेंगे। तो इस तरह से डॉबलिनर साहब का लॉ ऑफ ट्राइट जो है वो कंप्लीट हुआ, और अष्टक का जो नियम है न्यूलैंड साहब का वो कंप्लीट हुआ। इसके पहले हम लोग देख ही लिए थे मेंडलीव साहब का पीरियोडिक टेबल, उसके पहले मोजले साहब का। तो इस तरह से पीरियोडिक टेबल जो है वो आपका कंप्लीट हो चुका है। आज के लिए तब यहीं रखते हैं, अगला दिन हम लोग उसको अगले चैप्टर को प्रोसीड करते हैं।